जय हिंद बच्चों। आशा है कि आप अच्छे होंगे और रिवीजन करके आए होंगे, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था नर जनन तंत्र और इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र के बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले मादा जनन तंत्र में हम पढ़ेंगे अंडाणु कैसे बनते हैं, मासिक चक्र क्या होता है एवं कैसे होता है, तथा गर्भाधारण कैसे होता है, साथ ही साथ में कौन कौन से हार्मोन होते हैं, और इसके साथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, मादाओं में नसबंदी क्या होती है। ये एक डिफरेंस है, मादाओं में नसबंदी नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं नलबंदी, और नर में बोलते हैं नसबंदी। लेकिन हमारी आम भाषा में हम दोनों को ही नसबंदी बोलते हैं। इसका डिफरेंस हम आगे समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि एक को नलबंदी बोलते हैं, दूसरे को नसबंदी बोलते हैं, क्यों। अभी हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये हमारे पास है एक मादा जनन तंत्र का चित्र। अब इसमें हम क्या क्या देख रहे हैं उसको देखिए। सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? नीचे शुरू करें तो ये हमारे पास में योनि है, और ये ऊपर आपको जो खोखली जगह दिख रही है हमारे पास गर्भाशय है। गर्भाशय को हम कहते हैं यूट्रस। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं गर्भाशय को यूट्रस। अब योनि और गर्भाशय, इनको जॉइंट करने वाली एक छोटी सी संरचना होती है, इसको बोलते हैं ग्रीवा या फिर सर्वेक्स। ग्रीवा या फिर सर्वेक्स। ठीक है, यहाँ तक आपने 3 पार्ट देख लिए। अगर योनि की बात करें तो ये योनि और ग्रीवा ये सिर्फ मार्ग है, इसको हम प्रजनन अंग में शामिल नहीं करते। अब प्रजनन अंग आते हैं ऊपर। सबसे पहले आपको दोनों साइड 2 बल्ब टाइप की संरचनाएं दिख रही होंगी, एक गुब्बारे समान संरचना, इनको बोलते हैं हम अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। ठीक है, इसके आप ऊपर देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा? एक नली टाइप की संरचना दिखेगी, इसको बोलते हैं हम अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी, या फिर इंग्लिश में कहें तो फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये आप यहाँ तक समझ चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं किसका क्या काम होता है। चलिए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? फिर से मादा जनन तंत्र का चित्र है। अब हम इसमें जानने वाले हैं जो अंडाशय होता है उसमें अंडाणु का निर्माण कैसे होता है। कोई चीज़ तो होगी जो अंडाणु का निर्माण करती है। बिल्कुल हाँ, आपको यहाँ पे याद रखने हैं 3 हार्मोन। पहला एस्ट्रोजन, दूसरा प्रोजेस्टेरोन, तीसरा रिलैक्सिन। आप बस इसको एक बार दोहराइए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। एक बार और, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन। इनके काम क्या होते हैं अभी हम आपको बता देते हैं। जो एस्ट्रोजन का काम होता है, एस्ट्रोजन का काम होता है जो अंडाशय है, अंडाशय में अंडाणु निर्माण करने के लिए प्रेरित कौन करता है? वो करता है एस्ट्रोजन। कौन करता है? एस्ट्रोजन। ये 13 से लेके 15 साल तक की बच्चियों में अंडाशय का निर्माण करने के लिए एस्ट्रोजन प्रेरित करने लगता है। कहाँ से? 13 से लेके 15 साल तक। और जो हमारा वृषण, हमने नरजनन तंत्र में पढ़ा था वृषण, ये काम हो जाता है 12 साल तक के बच्चों में। कहाँ तक? वृषण का काम कहाँ? 12 साल। और जो अंडाशय में एस्ट्रोजन का काम होता है वो होता है 13 से 15 साल। आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए, अब हम जानते हैं प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन का काम क्या होता है। इसको काम को जानने से पहले आपको थोड़ा हम डिटेल में बता दें, क्योंकि इसका काम हम बाद में पढ़ना है तो इसका काम बाद में ही पढ़ेंगे। अभी से बता देंगे तो आपको याद तो रहने वाला नहीं। ठीक है, तो अभी आप देखिए क्या हुआ हमारे पास में। यहाँ पे हो रहा है अंडाशय का निर्माण। अंडाशय है, यहाँ पे क्या हमारे पास में? अंडाशय है, और अंडाशय में हो रहा है अंडाणु का निर्माण। किसकी सहायता से? एस्ट्रोजन की सहायता से। किसकी सहायता से? एस्ट्रोजन। आपको पता होगा कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये अच्छी तरीके से हम जानते हैं। अब हम जानते हैं ये 4 सप्ताह में जो फीमेल होते हैं उसमें क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब महिला में क्या बदलाव होते हैं, फिर क्या कैसे होता है उसको जानते हैं। देखिए, जो पहला सप्ताह होगा, जो हम पहला सप्ताह देख रहे हैं, पहले सप्ताह में क्या हो? एस्ट्रोजन एक्टिव है पहले से, तो एस्ट्रोजन क्या होगा? अंडाणु का निर्माण करेगा। क्या करेगा? अंडाणु का निर्माण। जब ये पूरी तरह से अंडाणु का निर्माण कर चुका होगा तो दूसरे सप्ताह में जैसे जैसे परिपक्व अंडाणु होते जाएंगे ये फैलोपियन ट्यूब की यहाँ पर पहुँचते जाएंगे। कहाँ पहुँचते जाएंगे? फैलोपियन ट्यूब पर। दूसरे और तीसरे सप्ताह पर ये परिपक्व होकर फैलोपियन ट्यूब पर पहुँचते जाते हैं। और जो चौथा सप्ताह होता है इसमें जो अंडाणु होते हैं वह डेथ होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं? डेथ यानी मर जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे बात एक और समझने की आती है। यहाँ पे हमारे पास 2 संरचनाएं हैं, अर्थात 2 अंडाशय हैं। एक अंडाशय इधर है और एक अंडाशय हमारे पास में इधर है। क्या दोनों में एक साथ प्रक्रिया होगी? क्या दोनों में एक साथ अंडाणु बनने की प्रक्रिया होगी? तो गलत है। अंडाणु बनने की प्रक्रिया किसी एक अंडाशय में होगी,
या तो वो इसमें हो सकती है या फिर वो इसमें हो सकती है। अब ये डिपेंड करेगा कि किस में होगी किस में नहीं। अगर फर्स्ट मंथ में इसमें हुई है क्रिया तो सेकंड मंथ में इसमें होगी, थर्ड मंथ में इसमें होगी, फोर्थ में इसमें होगी। मतलब एक एक करके होती, अगर पहले इसमें हो गई तो बाद में इसमें हो गई, या फिर पहले इसमें हो गई तो इसमें हो गई। ऐसा होता है कि जैसे कि मान के चलिए आप दो रूममेट हैं, ठीक है। अब दोनों का काम क्या है, एक दिन ये खाना बनाएगा दूसरे दिन वो बनाएगा, तो वैसे ही इनका काम है, एक महीने काम ये करेगा और दूसरे महीने काम कौन करेगा, ये करेगा। आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम जानते हैं, ये तो समझ गए कि अंडाणु बनते हैं, परिपक्व होते हैं, फैलोपियन ट्यूब में जाते हैं। अब हम जानते हैं इसमें जो मासिक चक्र के बारे में आपने सुना होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, या फिर इसी को बोलते हैं हम ऋजु धर्म। देखिए हमने अभी क्या बताया, जो हमारा मंथ होता है कितने होते हैं, 4 स्टेज में हम डिवाइड करते हैं इसको, 3 और 4। कितने में डिवाइड करते हैं, 4 में। हमने बोला था पहला जो मंथ होगा उसमें एस्ट्रोजन हार्मोन अंडाणु को उत्पन्न करेगा, अर्थात उनको बनने के लिए प्रेरित करेगा। जैसे ये बन जाएंगे दूसरे मंथ में परिपक्व होंगे, एक एक परिपक्व होकर हमारे पास में कहाँ पे आते जाएंगे, फैलोपियन ट्यूब में आते जाएंगे। तीसरे मंथ में भी यही प्रक्रिया होगी और चौथे मंथ में वो नष्ट होने लगते हैं, अर्थात पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। अब जब यहाँ पे नष्ट हो जाएंगे, ठीक है, अभी स्पर्म तो मिला नहीं ये जायगोट बना सकें, तो अब क्या होगा, ये नष्ट होते होते निकलने लगे, यहाँ से निकलने लगे। इसी को बोलते हैं हम मासिक चक्र, या फिर ऋजु धर्म, या फिर इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अर्थात अंडाणुओं का नष्ट होकर बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मासिक चक्र या ऋजु धर्म या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी बात मासिक चक्र की। अब हम बात करते हैं जो महिलाएं हैं इनमें निषेचन की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। अब देखिए हमने नर जनन तंत्र पहले क्यों पढ़ा है, तो नर जनन तंत्र में हमने पढ़ लिया था कि नर जनन तंत्र में क्या होता है, एक गैमीट होता है और उसमें क्या होता है, उस गैमीट का नाम क्या होता है, स्पर्म होता है। क्या होता है, स्पर्म होता है। स्पर्म की संरचना कैसी बताई थी हमने, एक शंकु के समान होगी, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यहाँ पे उसकी पूंछ लगी होगी, ये हमारे पास मान के चलिए स्पर्म है, ठीक है। अब हमने यहाँ पे जाना कि इसमें होता है क्या, ये मान के चलिए हमारे पास फॉलोपियन ये अंडाणु है, इसमें रखे होंगे अंडाशय अंडाणु, या इसमें रखेंगे, दो में से किसी एक में रखे होंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही परिपक्व होंगे अंडाणु वो कहाँ पे आ जाते हैं, फैलोपियन ट्यूब अर्थात यहाँ पे आ जाते हैं। अगर इस साइड परिपक्व होंगे तो इधर आ जाएंगे और इस साइड परिपक्व होंगे तो इधर आ जाएंगे। ये आपको बात समझ आ चुकी है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास में स्पर्म है, क्या है, स्पर्म। जैसे ही स्पर्म यहाँ पे प्रवेश करेगा, कहाँ पे, यूट्रस में प्रवेश करेगा, तो कुछ स्पर्म इस साइड को जाएंगे और कुछ स्पर्म इस साइड को जाएंगे। अगर अंडाणु इस वाले में अंडाशय में बन रहे हैं तो इस साइड जाने वाले में से कोई एक स्पर्म भी अगर एक अंडाणु से मिल गया, क्योंकि एक साथ पूरे अंडाणु तो यहाँ पे आएंगे नहीं, अंडवाहिका में एक या दो आएंगे, और उसमें से भी जो भी मिल गया, जैसे मान के चलिए हमारे पास में एक अंडाणु, क्या है, एक अंडाणु है, और ये हमारे पास में येलो कलर में आ रहा है स्पर्म। स्पर्म में पाया जाता है एक्रोसोम, इसका जो मतलब ये है, यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ पे कौन सी एंजाइम पाया जाता है, एक्रोसोम। अब जैसे एक्रोसोम इसमें लगेगा तो अब इसको ये पतला कर देगा और इसकी जो डीएनए होगा वो इसके अंदर चला जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा, अंडाणु के अंदर। अगर हम कहें तो अंडाणु का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस दोनों ही हमारे मिल चुके हैं। स्पर्म अर्थात शुक्राणु का न्यूक्लियस दोनों ही मिल चुके हैं। अब ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा, ये दोनों ही मिलकर जायगोट बनाएंगे यहाँ पे आके। अब ये स्थिर हो जाएगा, जायगोट बन गया। अब दोनों क्या होगा, स्थिर। अब जायगोट बनने का प्रक्रिया क्या होता है, अंडाणु तथा शुक्राणु के मिलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, निषेचन। और निषेचन के फलस्वरूप जायगोट बनता है। क्या बनता है, जायगोट। इसी को हिंदी में कहते हैं हम युग्मनज। क्या कहते हैं, युग्मनज। ये कब बनता है, जब अंडाणु और शुक्राणु मिल जाते हैं, ठीक है। अब ये मिलेंगे, अब धीरे धीरे ये बड़ा होता जाएगा युग्मनज। जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो अब क्या होगा, इसे बोल देंगे हम भ्रूण। क्या बोलेंगे, भ्रूण। जब तक बच्चा पैदा नहीं हो जाता तब तक उसे हम भ्रूण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भ्रूण। इस जो भ्रूण होता है, भ्रूण की सुरक्षा करती है एक पतली परत, या वो झिल्ली टाइप की संरचना है जो इसकी सुरक्षा करती है।
उसे बोलते हैं एमनियोटिक सेल। क्या बोलते हैं? एमनियोटिक सेल या फिर मेम्ब्रेन। एमनियोटिक सेल या फिर मेम्ब्रेन। आपने इसमें ही सुना होगा एमनियोटिक द्रव। तो मतलब एमनियोटिक सेल क्या होगी? एमनियोटिक सेल के अंदर वो द्रव, और द्रव में रहता है भ्रूण अर्थात बच्चा होता है। ठीक है, इसलिए एक एमनियोटिक के बारे में आप अलग से पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम अलग से देखेंगे। अभी आप यहाँ पे देखिए, जो 4th सप्ताह होता है, 4th सप्ताह में किसी भी बच्चे का सबसे पहले क्या धड़कता है? तो हार्ट धड़कता है, अर्थात दिल सबसे पहले धड़कता है। क्या धड़कता है? दिल। ये सब प्रक्रिया हम जान चुके हैं। ठीक है, अब एक और रह गया है, उसको हम टर्म को समझते हैं। बाकी हमारा टाइम हो गया तो हम जल्दी से इसको करते हैं। अब यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को अगर हम कट करते हैं, क्या करते हैं? कट करते हैं, तो क्या होगा? नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं महिलाओं की नसबंदी हो चुकी। क्या हो चुकी है? नसबंदी। लेकिन अगर हम बायोलॉजी के टर्म में समझें तो ये नसबंदी ना होकर ये होती है नलबंदी। क्या होती है? नलबंदी। जबकि नसबंदी किसे कहते हैं? जो नर में होती है उसे नसबंदी, और मादा में होती है नलबंदी। अब ऐसा क्यों होता है इसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो फैलोपियन ट्यूब होती है, फैलोपियन ट्यूब ये होती है एक, आपने पाइप वगैरह देखो उसके समान होती है खोखली, मतलब थोड़ी जगह ज़्यादा होती है। जैसे पाइप को अगर एक साइड से हम पानी डालें दूसरी साइड जा सकता है, तो वैसे ही इसमें जगह होती है। इसलिए ये होता है नल के समान संरचना, इसलिए इसको बोलते हैं नलबंदी। था उसको काट दिया तो क्या कहते हैं? नलबंदी। नलबंदी। या फिर इसको बोलते हैं, या फिर इसको क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी बोलते हैं। ठीक है, या फिर फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूब। एक मिनट, कहाँ? इसको बोलते हैं हम फैलोपियन ट्यूब। इसलिए इसको ट्यूब से आप याद रखिए। हिंदी में तो हम बोलते हैं नलबंदी, जबकि इंग्लिश में बोलते हैं ट्यूबैकोटॉमी। ट्यूबैकोटॉमी। टॉमी का मतलब होता है काट देना, ट्यूब यानी नल, यानी नल को काट देना ही ट्यूबैकोटॉमी कहलाता है।